नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे DHFL के बारे में, क्योंकि रिसेंट में इसके बारे में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं, फॉर्मर प्रोमोटर कपिल वाधवा ने एक बार फिर से नया ऑफर दिया है और साथ ही अपने रिटेल इन्वेस्टर हो या लेंडर्स हो उनके लिए सॉरी फील किया है। उन्होंने लॉजिक भी दिया है कि इस कंपनी को सेल आउट न करके या बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट न करते हुए वापस उनको दे दिया जाए और उसमें कुछ उनके पास प्लान है जिसके बेसिस पे वो काम करेंगे आगे आने वाले टाइम में। दूसरा पॉइंट है, इसके इक्विटी शेयर का वैल्यू 0 हो सकता है, जो कि एक रिलायबल न्यूज पोर्टल पे छपा हुआ है और उसका रीजन भी दिया हुआ है, वो चीज भी मैं शेयर करूंगा। तीसरा पॉइंट है, ऑक्ट्री कैपिटल ने जो बीड किया था DHFL के इंश्योरेंस सेगमेंट को लेकर, वो अंडर रिव्यू चला गया है और उसका अल्टरनेटिव प्लान भी ऑक्ट्री कैपिटल ने शेयर किया है, जिसके बेसिस पे वो इस कंपनी को एक्वायर करना चाहता है। और चौथा पॉइंट है, DHFL का डील कैसे फायदेमंद हो सकता है पिरामल ग्रुप के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से जानें, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि DHFL के शेयर में 5 जनवरी 2021 को एक बार फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा और ये 28 रुपये 50 पैसा पे क्लोज हुआ। वैसे ये 3 दिन लगातार अपर सर्किट के साथ चला, लेकिन 4 जनवरी 2021 को इसमें कुछ डाउनफॉल देखने को मिला और जब ये क्लोज हुआ करीब 3% के आसपास डाउन के साथ क्लोज हुआ, यानी रेड जोन में ही क्लोज हुआ। और जब 5 जनवरी 2021 को स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो उसमें सुबह से ही इसमें 5% का लोअर सर्किट लग गया और जब ये क्लोज हुआ तो फाइनली लोअर सर्किट के साथ ही क्लोज हुआ, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये 1.5 रुपया इसके प्राइस में डिटोरिएशन देखने को मिला और 28 रुपये 50 पैसा पे ये शाम तक रहा और इसी पे क्लोज भी हुआ। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि इसमें डिलीवरी कितनी हुई, ट्रेडिंग का क्वांटिटी क्या रहा और डिलीवरी का परसेंटेज क्या रहा। 5 जनवरी को इसका टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो BSE और NSE को मिला के है वो 15,61,000 के आसपास है। वहीं पे डिलीवरी का क्वांटिटी 15,56,000 के आसपास है। इसका जो परसेंटेज निकल गया है 99.71% है, यानी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% इसका शेयर डिलीवरी की गई और ये सेम डे यानी इंट्राडे में ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या रुचि सोया की तरह इसका 100 शेयर के अगेंस्ट में 1 शेयर मिलेगा। तो अभी तक कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है और इसके बारे में कहीं से भी कोई जिक्र की चर्चा नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसके शेयर में भी ऐसा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो बना रखा था JP एसोसिएट पे, जिसका शेयर अभी फिलहाल पेनी के रेट में मिल रहा है। उसमें मैंने कुछ लॉजिक भी शेयर कर रखा है। अगर आप 1500 रुपए इन्वेस्ट करके 5 साल 10 साल तक वेट कर सकते हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखें। जब ये शेयर का रेट 5 रुपए चल रहा था तब मैंने वो वीडियो बनाया था, हालांकि अभी ये 7 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे और उसका लॉजिक समझ पाएंगे तो 500 या 1000 रुपए लगा के छोड़ दे, आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। साथ ही मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप स्टार्ट कर रखा है, केवल इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग पर्पज से। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया हूं, वहां पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो जो मैंने JP एसोसिएट पे बना रखा है उसी लिंक के माध्यम से आप उसको देख भी सकते हैं। अब हम जान लेते हैं उन 4 पॉइंट्स के बारे में जो इस वीडियो का की है। कपिल वाधवान जो इसके फॉर्मर प्रमोटर है, एक बार फिर से उन्होंने लेटर लिखा है और पहले भी कई बार लिख चुके हैं RBI को, इसके एडमिनिस्ट्रेटर को, COC को और लेंडर्स को। एक बार फिर से उन्होंने बताया है कि वो 100% प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करने के लिए तैयार है, जो करीब 91,158 करोड़ के आसपास आ रहा है। उनका यह भी मानना है कि जो 38,250 H1 बीट का वैल्यू है उससे ये काफी ज्यादा है और ये पेमेंट वो करने के लिए तैयार है, बशर्ते उनको 7 से 8 साल का टाइम दिया जाए। उन्होंने सरप्राइज भी जाहिर किया है कि DHFL के जो मेजर स्टेक होल्डर्स है इस रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए क्यों इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 70% का हेयर कट पॉसिबल हो जाता है अगर इस बीड को फाइनल किया जाता है। तो हेयर कट का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज इस कंपनी में आपने 100 रुपया लगा रखा है, उसके अगेंस्ट में मात्र आपको 30 रुपया मिलेगा और 70 रुपया आपका डूब जाएगा, जिसको लेकर कपिल वाधवान दुखी है। और साथ ही वो ये बोल रहे हैं कि वो 65,000 करोड़ रुपया 7 साल में देने के लिए तैयार है, जबकि इसके जो हाईएस्ट बीडर है जिन्होंने 38,000 के आसपास ऑफर दिया है वो 10 साल का समय मांग रहे हैं रीपेमेंट के लिए। उन्होंने ये भी ऑफर दिया है कि डेट फंड का कुछ
हिस्सा वो इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें एफडी होल्डर्स, एनसीडी होल्डर्स या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी लाभ मिलेगा। इन्वेस्टर जो इसके डेट फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं वो इक्विटी में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब इसका बिजनेस चलने लगेगा और ये पुराने रुतबे को हासिल कर लेगी तो इक्विटी शेयर में इसका अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा और ये सारा फायदा सबको मिलेगा, चाहे वो एनसीडी होल्डर हो, एफडी होल्डर हो या कोई ऐसा इन्वेस्टर जो किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और फिलहाल उसको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए और कपिल वाधवान ने जो ऑफर दिया है देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि वो काफी कुछ सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में, साथ ही इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। लेकिन क्या वास्तव में वो इतना चिंतित है या आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेंडर्स हो या सीओसी हो इस प्रपोजल को कंसीडर करने वाली? फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा और ऐसा नहीं लग रहा है कि सीओसी के मीटिंग में इस चीज को कोई भाव मिल रहा है। दूसरा पॉइंट जिसका मैंने जिक्र किया था कि इसके इक्विटी शेयर का वैल्यू 0 हो सकता है और ये बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे रेपुटेड पोर्टल पे छपा हुआ है। आइए देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। नॉट ए पेनी टू इक्विटी होल्डर्स एज डीएचएफएल बिडर्स वैल्यू फॉर्म शेयर्स एट 0। मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड का ऐसा मानना है कि इसके इक्विटी शेयर का वैल्यू 0 हो सकता है। वैसे कई बार मैंने अपने पहले के वीडियो में शेयर कर रखा है कि इसका किस कंडीशन में वैल्यू 0 हो सकता है। डीएचएफएल के इक्विटी शेयर का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने जो लॉजिक शेयर किया है उसमें इन्होंने बताया है कि जो 3 बीडर्स है, ऑक्ट्री, पिरामल और अडानी ग्रुप, जिसमें मेनली ऑक्ट्री कैपिटल और पिरामल ग्रुप ही है। तो आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं कि इन्होंने अपने बिडिंग में कुछ भी इसका डिटेल शेयर नहीं किया है और इसके इक्विटी शेयर्स को एक तरह से उन्होंने 0 पहले से ही मान के बैठा है। अगर यहाँ पे ये डील फाइनल कर दी जाती है और किसी भी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट मान के उसको विनर घोषित किया जाता है, उस केस में इसके इक्विटी शेयर का वैल्यू 0 हो सकता है जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है और ये प्रोसेस क्लियर हो सकता है 14 जनवरी 2021 तक। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में जो डीएचएफएल का करंट शेयर क्वांटिटी है वो करीब 31 करोड़ 36 लाख के आसपास है। इस न्यूज में जो इसका वैल्यू दिया हुआ है वो 941 करोड़ के आसपास दिया हुआ है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन 30 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से किया गया है। लेकिन अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस से कैलकुलेशन करके देखें जो 28 रुपया 50 पैसा है, उसके हिसाब से ये वैल्यू 893 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तीसरा पॉइंट है ऑक्ट्री कैपिटल ने जो डीएचएफएल के इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बीड किया है वो अंडर रिव्यू चला गया है और इस रिव्यू में यह देखा जा रहा है कि ऑक्ट्री कैपिटल का बिल कितना जेन्युइन है और क्या वो कंसीडर करने लायक है। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऑक्ट्री कैपिटल अगर इसके इंश्योरेंस बिजनेस को खरीदना चाहता है तो इसके लिए काफी टफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो डीएचएफएल का इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें 49% का स्टेक एफडीआई के पास है और आईआरडीए के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से 49% से ज्यादा किसी भी एफडीआई का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो इंडिया के इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये फिट एंड प्रॉपर है, क्योंकि डीएचएफएल के इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जो ऑक्ट्री कैपिटल ने बीड ऑफर किया था उसमें उन्होंने एक ऑफर दिया था कि वो इंश्योरेंस बिजनेस को एआईएफ के थ्रू खरीदना चाहते हैं। एआईएफ का मतलब है यहाँ पे कि ऑक्ट्री कैपिटल ने एक इंडियन कंपनी को अपना पार्टनर बना रखा है और वो पार्टनर डीएचएफएल के इंश्योरेंस बिजनेस को खरीदेगा जो ऑक्ट्री कैपिटल के साथ मिलकर होगा। उसमें जो होल्डिंग होगी किसी इंडियन कंपनी की होगी। वही चीज अभी चेक किया जा रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के तहत कि जो कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस को खरीदने वाली है इंडिया में उसका कितना प्रेजेंस है, फाइनेंशियल बिजनेस में कितना एक्सपोजर है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर ये सारी चीजें अच्छे कंडीशन में पाई जाती है तो शायद इसके ऑफर को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि सीओसी और लेंडर्स के बीच में इसको कितना एक्सेप्टेंस मिलता है, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है कि लेंडर्स हो या सीओसी हो उसमें एक बड़ा ग्रुप है जो चाहता है कि पिरामल ग्रुप को ये बिजनेस मिल जाए और वो इस डील को जीत जाए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। उसमें डिटेल रिव्यू है कि कैसे सीओसी के कुछ बड़े खिलाड़ी पिरामल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कैसे चाहते हैं कि ऑक्ट्री कैपिटल इस रिजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर हो जाए। चौथा और आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, पिरामल ग्रुप अगर डीएचएफएल बीड को जीतता है तो कैसे उसके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इसका पहला कारण है फिलहाल डीएचएफएल के पास 80,000 करोड़ का बैलेंस शीट है। अगर पिरामल ग्रुप इसको जीतता है तो ये पूरा का पूरा
पूरा उसका हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि पीरामल ग्रुप का जो कंपनी है पीरामल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वो होलसेल लोन देने का काम करते हैं, यानी बिल्डर वगैरह को वो लोन देते हैं। और फिलहाल ये सेक्टर काफी स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से जो पीरामल ग्रुप का ये बिजनेस है काफी डामाडोल स्थिति में चल रहा है। अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो 2018 में एक ऐसा टाइम आया था जब लग रहा था कि पीरामल ग्रुप का ये बिजनेस कंप्लीटली फेल हो जाएगा और शायद वो भी दिवालिया हो जाए, लेकिन धीरे धीरे वहां से उन्होंने रिकवरी किया, लेकिन फिर भी अभी काफी लोड में है, काफी प्रेशर में है उनका ये बिजनेस, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये डील फाइनल हो जाए, क्योंकि अगर वो डीएचएफएल को एक्वायर कर लेते हैं तो ये रिटेल सेगमेंट हो जाएगा और वहां से कुछ पैसा उनको मिल सकता है, क्योंकि डीएचएफएल के थ्रू बहुत लोग अपना एफडी या ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो पैसा वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अगर इसको हम बैंकिंग लैंग्वेज में बात करें तो ये भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में आता है, और चूंकि बड़े बड़े बिल्डर इनका पैसा लेके बैठ गए हैं और उसको वो वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये फाइनेंशियली क्राइसिस में गुजर रहे हैं। अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो उनके लिए सर्वाइवल का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे की लिक्विडिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। पिछले कई सालों से पीरामल ग्रुप अपने फाइनेंशियल बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए फार्मा सेक्टर का जो उनकी कंपनी है वहां से पैसे का कंटिन्यू वो ट्रांसफर करते जा रहे हैं, ताकि जो उनका फाइनेंशियल बिजनेस है उसको सर्वाइव किया जा सके और उसको कंटिन्यू रखा जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि होलसेल लोन का जो उनका बिजनेस है उसमें उनको काफी कठिनाई आ रही है, क्योंकि वहां पे काफी स्लो रिकवरी वो कर पा रहे हैं कलेक्शन में, आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा जो रीजन बताया जा रहा है कि वो अपोलो से करीब 17% के इंटरेस्ट पे पैसा ले चुके हैं, जो उनके लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। अगर वो डीएचएफएल को एक्वायर कर लेते हैं तो इसके थ्रू जो भी एफडी वगैरह होता है उनको मात्र 8 से 10% एफडी के अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो 17% के करीब 50% हो जाता है, और यहाँ पे उनको एक काफी बेनिफिट मिलेगा। ये न्यूज पढ़ने और देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का भी माइंड क्लियर हो गया होगा कि पीरामल ग्रुप के लिए क्यों ये काफी फायदेमंद हो सकता है, जिसकी वजह से पीरामल ग्रुप एग्रेसिव है। वीडियो के आखिर में कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।